एपिसोड 43 अद्विक का जुनून कियारा के लिए। अब आगे। एकांश जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, काया ने गुस्से में उस पर अपना पर्स फेंक दिया और पैर पटकते हुए एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी। हालांकि वक्त रहते एकांश पर्स पकड़ लिया था। अब एकांश काया के पीछे पीछे चल रहा था और काया गुस्से में बिना उसकी बात सुने पैदल ही रोड पर चल रही थी। बेचारा एकांश उसके पीछे पीछे पर्स पकड़े चल रहा था। प्लीज बेबी सुनो ना, गलती हो गई, काम आ गया था जरूरी, वरना तुम्हें पता है ना मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता, प्लीज प्लीज मान जाओ ना, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। एकांश काया को पकड़कर अपने बाहों में भरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर काया मुंह फुलाते हुए बोली, जब आपको काम था तो आप बोल देते, मैं खुद ही आ जाती, क्या जरूरत थी खुद आने की, पता भी है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आज मैं सबसे ज्यादा खुश थी कि इतने दिनों बाद फाइनली कियारा से मिलूंगी, लेकिन आपने सारा मूड खराब कर दिया। काया बोलते हुए एकांश के सीने पर अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों का मुक्का बना मारे जा रही थी, जिसका असर एकांश पर 1% भी नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जिसे देखकर काया चिढ़ गई। उसने एकांश को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एकांश ने उसका सर पीछे से पकड़ा और उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। इस सडन किस की वजह से काया अपनी जगह जम सी गई। एकांश उसे रोड पर खड़े होकर किस कर रहा था। आसपास के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो कोई चीयर्स कर रहा था, तो कई लड़कियां तो काया को एकांश के साथ देखकर जल भूनकर राख हो रही थी। वहीं काया में शर्म से खुद की एकांश के आगोश में छिपा लिया, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एकांश ने काया को गोद में उठा लिया और अपनी कार में बैठ गया, जो कि ड्राइवर उसके पीछे पीछे लिए घूम रहा था। दूसरी तरफ अद्विक ने कियारा को रूम में पहुंचते ही बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस कर खुद वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अद्विक फ्रेश होकर बाहर निकला और कैजुअल ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर स्टडी रूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद कियारा की नींद खुली और उसने आंखें खोल चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसकी नजरें किसी बिल्ली की बच्चे की तरह चारों तरफ एक्सप्लोर कर रही थी। कियारा अपनी आंखें मसलते हुए बेड से नीचे उतरी। उसने आसपास देखा, तभी उसकी नजर शीशे में दिख रहे खुद के अक्स पर गई, जिसे देख कियारा का मुंह हैरानी से खुल गया, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले फ्रॉक सूट पहना हुआ था, लेकिन अब मिकी माउस प्रिंटेड लोअर और लूज टी शर्ट पहना हुआ था। कियारा अपना सर खुजाते हुए कमरे में ही बने उससे अटैच स्टडी रूम में चली है। अंदर अद्विक सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। इस वक्त उसने अपनी आंखों पर सिल्वर फ्रेम का चश्मा लगा रखा था। माथे पर बिखरे बाल और कसी हुई टी शर्ट से झांकती उसकी कसी हुई बॉडी, जिसे देख कियारा उसमें खो सी गई थी, जिसे अद्विक ने अच्छे से भाप लिया था। उसके होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप में मौजूद क्लाइंट्स से मीटिंग ओवर कहकर लैपटॉप बंद कर कियारा की तरफ देखने लगा, जो पूरी तरह उसमें खोई हुई थी। इस वक्त अद्विक की आंखें पूरी तरह गोल्डन हल्की पीली चमक रही थी। वो अपनी जगह से उठा और कियारा की तरफ बढ़ गया। वहीं कियारा को तो होश ही नहीं था कि अद्विक कब उसके करीब आ गया। अचानक से अद्विक का टच अपने कमर पर महसूस कर कियारा अपने होश में वापस आई। ना जाने आज अद्विक ने उस पर कौन सा जादू किया था कि उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी उससे। कहाँ खोई हुई हो टाइगर, अगर ऐसे ही देखती रही तो आज मुझसे कोई गुनाह हो जाएगा, फिर इसका दोष मुझे नहीं देना। दिस इज ऑल द फॉल्ट ऑफ योर आईज विच इज फोर्सिंग मी टू एक्ट इंसोलेंस, अद्विक ने मदहोशी से कियारा के ईयरलोब को काटते हुए कहा, जिस वजह से कियारा कांप उठी। वो अद्विक को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, जिसे अद्विक अच्छे से समझ रहा था। उसकी आंखों में कियारा के लिए सिर्फ बेहिसाब प्यार ही नजर आ रहा था, कोई नॉर्मल प्यार नहीं। वो आंखें जुनून से भरी हुई थी, जिसे कियारा बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक से अद्विक ने कियारा को अपने बाहों में भर उसके बालों को पीछे पकड़ा और उसके होठों को अपने मुंह में भर कियारा को दीवार से लगा दिया।
उसकी किस कियारा के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। वो पागलों की तरह उसे किस किए जा रहा था जिसे कियारा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। इस बीच उसने एक बार भी अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अब उसके हाथ धीरे धीरे अद्विक के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर अद्विक और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। उसके कियारा के होठों की छोड़ उसके गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। टी शर्ट लूज होने की वजह से अद्विक ने एक झटके में उसे कियारा के कंधे से नीचे खींच उसे आधा दूर कर दिया, जिस वजह से कियारा की क्लीवेज साफ साफ रिवील हो रही थी। अद्विक उसके कंधे चूमते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। पूरे कमरे में कियारा की मनमोहक सिसकियां गूंज रही थी, जिसे सुनकर अद्विक और वाइल्ड होता जा रहा था। वो किस करते हुए कियारा के क्लीवेज तक पहुंच गया। अचानक ही कियारा की चीख निकल गई, क्योंकि अद्विक ने उसके क्लीवेज पर बाइट कर लिया था। पूरे कमरे का माहौल इंटेंस और मदहोशी से भरा हुआ था, लेकिन अचानक ही अद्विक को ना जाने क्या हुआ, वो अपनी जगह रुक गया और एक झटके में कियारा से दूर हो गया। उसने कियारा के कपड़े ठीक किए और उसे अपने बाहों में भर लिया। उसे अचानक से रियलाइज हुआ था अभी अभी वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। कियारा भी शांति से उसके सीने से लगी हुई थी। इसकी सांसें अनकंट्रोल चल रही थी, जिसे अभी कियारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मयंक अपने हवेली में इस वक्त एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो इंटीमेट तो उस लड़की के साथ हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। अचानक ही उसके अपनी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से उसके नीचे लेटी लड़की की चीखें निकलने लगी। उसकी चीख सुनकर मयंक और तेजी से कर रहा था। 15 मिनट बाद ही सब कुछ शांत हो गया। वो बेड से नीचे उतरा और कमर के आसपास टॉवेल लपेट अपने आदमियों को आवाज दी, भीमा जग्गा, इस लड़की को हमारे जंगल में फेंक आओ साली, किसी काम की नहीं निकली। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और ये देखो इसने दम तोड़ दिया। अभी के अभी इसे मेरी नजरों से दूर हटाओ। मयंक अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला। वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये सब उसके लिए रोज का हो। खैर, उसकी बात सुनकर भीमा और जग्गा उस लड़की को उठाकर बाहर ले गए। उसके बाद मयंक सीधा वॉशरूम में चला गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसने बाहर आकर खुद को अच्छे से रेडी किया। इन सब के बीच वो गुनगुना भी रहा था, तुम्हें अपना बनाने का जुनून। उसके हाथों में एक फोटो थी जो किसी और की नहीं, कियारा की थी। मयंक की आंखों में जुनून के साथ साथ हवस भी भरा हुआ था, जो ना जाने आगे जाकर क्या क्या करने वाला था। एपिसोड 44, भयानक दृश्य और अद्विक की अजीब बातें। अब आगे। मयंक ने कियारा के फोटो को चूम लिया और उसे वापस अपने पॉकेट पर्स में डालकर कमरे से बाहर गुनगुनाते हुए निकल गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, जो या तो उसे खत्म कर देगी या कियारा को तबाह कर देगी। कियारा अभी जिस तूफान से अनजान है उसे पता नहीं है इस तूफान की जड़ें कहाँ तक फैली हुई है, जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती है। उसका दोबारा रिबर्थ होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उसे जबरदस्ती इस शरीर में डाला गया है। जिस शरीर में वो है वो कोई मामूली शरीर नहीं है। अब हाँ, पहली कियारा के वक्त था, लेकिन ईवा के आने के बाद अब वो ऐसा शरीर बन चुका था जिसके अंदर हजारों तिलस्मी पावर्स मौजूद है। अभी तो वो अद्विक के अस्तित्व से भी अनजान है। क्या होने वाला था अब ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, कियारा अद्विक के सीने से लिपटी उसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। इस वक्त वो बिल्कुल एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। वही अद्विक अपने ख्यालों में खोया हुआ सा कुछ परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जो वक्त के साथ अपना रंग और शेप बदल रही थी। हालांकि इस बात पर कियारा का ध्यान नहीं गया था। वो तो इस वक्त उसके बटन के साथ खेलने में लगी हुई थी, जैसे बटन में ना जाने कितने हीरे मोती जड़े हुए हो। टाइगर, अगर किसी दिन तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कुछ पता चले जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ, उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, क्या तुम उस हालात में मुझसे अलग हो जाओगी?
मैं बस जानना चाहता हूँ कि उस वक्त उस सिचुएशन में तुम क्या फैसला लोगी। अद्विक कियारा की आंखों में देखते हुए उसके बाल सहला कर बोला। वहीं अचानक से अद्विक की इतनी अजीब सवाल सुनकर ना जाने क्यों कियारा को बेचैनी होने लगी। उसे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी अद्विक का ये सवाल सुनकर। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा फैसला सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और रही बात कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके बारे में पता चलने का, तो ये उस मैटर पर डिपेंड करता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो क्या सकती है। क्योंकि बिना कुछ जाने मैं कोई फैसला नहीं लेती और कभी गलत का साथ भी नहीं देती, इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही हैं मिस्टर सिंह। कियारा ने अद्विक का चेहरा पकड़कर बेहद सीरियस टोन में कहा। उसकी बात सुनकर अद्विक के होठों पर इविल स्माइल आ गई। उसने कियारा के चेहरे पर अपने होठों को चलाते हुए कहा, टाइगर, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वजह कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारा फैसला भी कुछ और हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठ लेना, तुम अगर एक बार अद्विक प्रताप सिंह के दिल दिमाग में उतरी हो तो कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हर हाल में, मर्जी या जबरदस्ती, रहना तुम्हें मेरे साथ है। अद्विक की बात सुनकर कियारा ने उसके गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। मिस्टर सिंह, आप धमकी देना कब छोड़ेंगे? जब देखो तक धमकाते डराते रहते हैं, जबकि आपको पता है मैं डरने वाली नहीं हूँ। और रही बात आपके साथ रहने की, तो मैं भी किसी भी हाल में ना आपका साथ छोड़ूंगी और ना आपको भी किसी और का होने दूंगी, बिकॉज यू आर ओनली माइन। वो तो इस वक्त उसके बटन के साथ खेलने में लगी हुई थी जैसे बटन में ना जाने कितने हीरे मोती जड़े हुए हो। टाइगर, अगर किसी दिन तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कुछ पता चले जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ, उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, क्या तुम उस हालात में मुझसे अलग हो जाओगी? मैं बस जानना चाहता हूँ कि उस वक्त उस सिचुएशन में तुम क्या फैसला लोगी। अद्विक कियारा की आंखों में देखते हुए उसके बाल सहला कर बोला। वहीं अचानक से अद्विक की इतनी अजीब सवाल सुनकर ना जाने क्यों कियारा को बेचैनी होने लगी। उसे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी अद्विक का ये सवाल सुनकर। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा फैसला सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और रही बात कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके बारे में पता चलने का, तो ये उस मैटर पर डिपेंड करता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो क्या सकती है। क्योंकि बिना कुछ जाने मैं कोई फैसला नहीं लेती और कभी गलत का साथ भी नहीं देती, इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही हैं मिस्टर सिंह। कियारा ने अद्विक का चेहरा पकड़कर बेहद सीरियस टोन में कहा। उसकी बात सुनकर अद्विक के होठों पर इविल स्माइल आ गई। उसने कियारा के चेहरे पर अपने होठों को चलाते हुए कहा, टाइगर, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वजह कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारा फैसला भी कुछ और हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठ लेना, तुम अगर एक बार अद्विक प्रताप सिंह के दिल दिमाग में उतरी हो तो कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हर हाल में, मर्जी या जबरदस्ती, रहना तुम्हें मेरे साथ है। अद्विक की बात सुनकर कियारा ने उसके गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। मिस्टर सिंह, आप धमकी देना कब छोड़ेंगे? जब देखो तक धमकाते डराते रहते हैं, जबकि आपको पता है मैं डरने वाली नहीं हूँ। और रही बात आपके साथ रहने की, तो मैं भी किसी भी हाल में ना आपका साथ छोड़ूंगी और ना आपको भी किसी और का होने दूंगी, बिकॉज यू आर ओनली माइन। कियारा भी अद्विक के ही टोन में जुनून से बोली। उसकी बात सुनकर अद्विक की निगाहें उस पर टिक सी गई। उसकी आंखों में और जुनून भर गया था कियारा के लिए। तुम नहीं जानती बेबी गर्ल, तुम किसके चंगुल में हो। अपने द्वारा कहे गए इन वर्ड्स को भूलना मत, क्योंकि ये हेल किंग अगर एक बार किसी को अपना मान लेता है तो उसे मरने के बाद भी खुद से दूर नहीं जाने देता। फिर तुम तो मेरी जान हो, इस हेल की होने वाली क्वीन। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चलेगा और उस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से, जिस्म से, रूह से, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अद्विक कियारा के गर्दन पर किस करते हुए खुद के मन में ही सोच रहा था। वही कियारा उससे अनजान अद्विक के छूने से मदहोश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। कियारा ने एक बात नोटिस नहीं की थी, इन कुछ हफ्तों में अद्विक हमेशा उसके करीब आता जा रहा था।
और जहां पहले वो गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन अब तो वो उस पर गुस्सा करना और रोकना तो दूर, उसके टच करने से खुद भी मदहोश हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अलग और काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता, जैसे कुछ है जो उसे अद्विक के करीब और करीब करना चाह रहा था, जिस पर उसका खुद का भी कोई कंट्रोल नहीं था। खैर, यहाँ तो दोनों का प्यार दिन पर दिन परवान चढ़ रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के जंगलों में, जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, उस जंगल में जाने से पहले उसका अंजाम सोच कर जाने वाले की रूह कांप जाया करती थी। क्यों? क्योंकि वो जंगल काली शक्तियों, श्रापित आत्माओं से भरा हुआ था। कैलिफोर्निया में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का कहना था कि आज से हजारों साल पहले इस जंगल में बहुत से अघोरियों और शैतान को पूजने वाले लोगों ने घोर तपस्या और पूजा कर शैतान के देवता यानी हेल किंग को नींद से जगा दिया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उन आदमियों में कुछ लोगों ने उस पूजा के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते हेल किंग ने गुस्से में पूरे जंगल को श्रापित कर दिया और साथ ही साथ उन आदमियों को भी वही जलाकर राख कर दिया था। कहा जाता है कि उन आदमियों की मौत तो वही ऑन द स्पॉट हो गई थी, लेकिन उन अघोरियों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, इसका पता आज तक नहीं चला। हालांकि शुरू में इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, जैसे जैसे नई जनरेशन आती वैसे वैसे लोगों की सोच भी नई होने लगी, और यही उनकी गलती थी कि उन्होंने इस बात को मजाक में लेकर हल्के में लिया और चले गए उन जंगलों में, जहां उनके साथ घटी एक बेहद दर्दनाक, खौफनाक और भयानक दृश्य ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कई लोग तो उस स्थिति में अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जो बचे थे उनमें से कुछ तो होश में ही नहीं थे, वो लिटरली पागल हो गए थे, और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला था कि वो वहां से आने के बाद कहाँ गए, उनका क्या हुआ, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हालांकि उस जंगल में घटी घटना के बारे में हर कोई जानना चाहता था, लेकिन सिवाय निराशा के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि उस वक्त तो किसी में हिम्मत थी नहीं उस जंगल में जाने की, और दूसरी बात जो गए थे उनसे कुछ पता ही नहीं लगा। खैर, ये बात तो सन 1997 की थी। बीतते समय के साथ सब उस घटना को लगभग भूल गए थे, लेकिन अभी भी जो पुराने लोग थे वो इस घटना को याद कर इसके जड़ तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन ये लगभग ना के बराबर था। 1997 में घटी उस घटना के बाद उस जनरेशन के लोगों में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देखे, और समय बिता वक्त आगे बढ़ा, इसी के साथ साथ लोगों की सोच भी वैसी ही हो गई। उन्हें अब श्राप, भूत, पिशाच पर कोई यकीन नहीं था, वो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि 1997 में घटी उस घटना पर एक बुक भी लिखी गई थी, और आगे जाकर यही बुक जिम्मेदार बनी उस घटना को दोबारा दोहराने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, और एक दिन कैलिफोर्निया के बिगिनिंग टू एंड नामक लाइब्रेरी में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पुराने जमाने से रिलेटेड फैंटेसी बुक पढ़ने के लिए आए। उनकी संख्या लगभग 6 थी। ये लाइब्रेरी पुराने जमाने की लाइब्रेरी थी जो कभी कभी ही ओपन होती थी, जिस वजह से जिस दिन ये ओपन होती उस दिन इसके बाहर भारी मात्रा में भीड़ लगती थी। खैर, वो स्टूडेंट्स भी लाइब्रेरी में अपनी पसंद की बुक ढूंढने चले गए, तभी उनमें से एक स्टूडेंट की नज़र उस लाइब्रेरी के सबसे लास्ट वाली बुक सेल्फ में रखी एक कोने वाली बुक पर गई, जिसे देखते ही उसका मन उसी बुक को पढ़ने को हुआ। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो और उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उस स्टूडेंट ने तुरंत वो बुक वहां से निकाल ली और उसे लेकर अपने बाकी के साथियों के पास चला गया। अब यही से शुरू होने वाली थी उनकी बर्बादी की और दर्दनाक और खौफनाक कहानी, जिससे अनजान वो स्टूडेंट्स उस बुक को लेकर एक टेबल पर बैठ गए।